हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। उसमें भी एसएचजी वुमेन्स यानी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एनआरएलएम डे यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है कवर की थी, और उसमें हमने देखा था कि एनआरएलएम का जो फोकस है वो एसएचजी वुमेन्स पर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएचजी क्या है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, किस टाइप से इनका फंक्शन होता है, आदि आदि। वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में। एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? शुरुआत की अगर हम बात करें इसकी, तो पिछले वीडियो में हम देख चुके कि इसकी जो शुरुआत है 1972 से मानी जाती है। 1972 में सेवा के शुरुआत के साथ पिछले वीडियो में हमने देखा था सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की थी इला भट्ट ने। तो 1972 से इसकी शुरुआत होती है। क्या है ये? कुछ एक पॉइंट्स पे अपन इसको डिस्कस करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्या है। क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप? एसएचजी क्या है कि जब हम बात करते हैं तो इससे उसकी विशेषताओं का भी पता चलता है। एसएचजी जो है एक ही प्रकार के इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले यानी कि आर्थिक परिस्थिति वाले लोगों का 10-20 लोगों का, सामान्य रूप से नाबार्ड में 10-20 लोग कहा गया है, 10-20 लोगों का एक समूह होता है जो समान उद्देश्य के लिए आपस में जुटते हैं। और ये एक अनौपचारिक समूह होता है। कहने का मतलब कि ये जो है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, अनौपचारिक समूह होता है। अब इसका मतलब समझते हैं, इससे इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के कहने का मतलब कि उनका बैकग्राउंड जो है एक टाइप का होगा। जैसे सामान्य रूप से अगर एनआरएलएम में हम बात करें तो गरीब अति गरीब, गरीब या फिर अति गरीब जो है इसमें शामिल होते हैं। एक ही टाइप के आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। नाबार्ड में 10 से 20, नाबार्ड के सर्कुलर में 10 से 20 व्यक्ति कहा गया है। कहीं कहीं पर आपको 15 से 25 व्यक्ति भी देखने को मिलेगा, 10 से 25 व्यक्ति भी देखने मिलेगा, लेकिन एग्जाम में भी 10 से 20 लिया गया है पिछले पेपर्स में। और नाबार्ड के जो सर्कुलर है उसमें भी 10 से 20 व्यक्ति लिया गया है। विशेष परिस्थितियों में जैसे जो हिली एरिया हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं, तो दुर्गम क्षेत्र में ये 5 से 10 भी हो सकते हैं। दुर्गम क्षेत्र में 5 से 10 भी हो सकते हैं। ये व्यक्तियों का जो है अनौपचारिक समूह होता है। अनौपचारिक समूह कहने का मतलब इस ग्रुप को, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इस स्वयं सहायता समूह को किसी सरकारी तंत्र से, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि कोई नई संस्था वगैरह जैसे खुलती है, अगर सोसाइटी वगैरह खुलती है तो सोसाइटी को जो है सोसाइटीज एक्ट्स के अंतर्गत, कंपनी खुलती है तो कंपनी एक्ट्स के अंतर्गत सबको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र वगैरह में दुकान भी खोलते हैं तब भी आपको जो नगर निगम या नगर निकाय जो होती है उससे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर एसएचजी को जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए उस योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, पर अदरवाइज रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार 10 से 20 लोगों का ये जो समूह होता है। अब चूंकि एनआरएलएम में फोकस है एसएचजी पर, और उसमें भी वुमेन एसएचजी पर, तो हम बोलेंगे कि वुमेन एसएचजी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एनआरएलएम के तहत जो एसएचजी है वो होती है वुमेन एसएचजी। ध्यान देंगे, एनआरएलएम के तहत ये होता है महिला एसएचजी।
महिला एसएचजी की हम बात करते हैं। कुछ एक कंडीशंस में ये इसमें जो है एसएचजीज में पुरुष भी हो सकते हैं। किस कंडीशन में? कि यदि वो दिव्यांग हैं या फिर थर्ड जेंडर के हैं, तृतीय लिंग आदि विशेष परिस्थिति में पुरुष सदस्य भी हो सकते हैं। अदरवाइज जो है एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हमने देखा, ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सदस्य कौन बन सकता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन जो है सदस्य बन सकते हैं? तो ये हमारा पहला पॉइंट क्या है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, सदस्य या फिर सदस्यता। तो सदस्यता किसको किसको मिल सकती है? इस एसएचजी में कौन कौन लोग आ सकते हैं? तो पहला एनआरएलएम में हमने देखा था कि जो लक्षित समूह है उनकी पहचान कैसे की जाती है, उसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पीआईपी द्वारा चयनित परिवार के सदस्य, पीआईपी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई। पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, यानी गरीबों की जो है सहभागितापूर्ण पहचान, उसके द्वारा जो चयनित परिवार के सदस्य हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष के, 18 से 65 वर्ष की आयु सीमा के लोग जो हैं इसमें होंगे। इसके अलावा जो सदस्य बनने चाहते हैं उनमें बचत करने की इच्छा होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। बचत करने की इच्छा प्लस क्षमता वाले जो सदस्य बनना चाहते हैं उनमें बचत करने की इच्छा होनी चाहिए और क्षमता भी होनी चाहिए। समूह में काम करने के इच्छुक, क्योंकि समूह का निर्माण हो रहा है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समूह में काम नहीं करना चाहते, वो ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप की शांति भंग होगी, काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो समूह में कार्य करने को इच्छुक और बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्ति जो हैं इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। यानी कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस ये है कि वो पीआईपी, एनआरएलएम की अगर हम बात करें तो पीआईपी द्वारा चयनित परिवार से होना चाहिए। कोई एक सदस्य जो है एक एसएचजी में मेंबर बनेगा, एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य जो है एक एसएचजी में नहीं होंगे। तो उनकी जो एज ग्रुप रहेगा वो 18 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। बचत करने की इच्छा होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। रेगुलर यानी जब भी बैठक वगैरह हो तो उसमें उपस्थित हो और समूह में कार्य करने को लेकर इच्छुक हो। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपस में जुटेंगे और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। अब लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है या नहीं थी, अभी आजकल हो गई है, पर मान के चलते हैं कि नहीं है और इस प्रकार से वो जुट नहीं पाते हैं, पर इच्छा है। तो कौन लोग जो हैं ऐसा करने में उनको फैसिलिटेट करेंगे, यानी गठन में सहायता कौन करेगा? गठन में सहायता तो एनआरएलएम ने जो है इसके लिए मिशन के बंदे लगा रखे हैं। एनआरएलएम मिशन में जो लोग हैं वो इसकी सहायता करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोर्स पर्सन है, तो गठन में सहायता करने के लिए आपके सीआरपी, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये व्यक्ति जो है पहले स्वयं किसी एसएचजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, यानी एक्सपीरियंस्ड लोग व्यक्ति जो है हो सकता है सीआरपी, ये मदद करते हैं। उसके अलावा मिशन कर्मी है, मिशन कर्मी यानी आपके एनआरएलएम के मिशन कर्मी, एसएचजी वाले आपके एनजीओ वाले हैं,
एनजीओ वाले मदद करते हैं। इसके अलावा आपके जो कुछ बैंक हैं, आरआरबी टाइप के जो बैंक हैं, बैंक कर्मी, वो भी एसएचजी गठन में जो है सहायता करते हैं। इसके बदले में इनको जो है पारितोषिक भी मिलता है। सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो ये लोग जो है गठन में सहायता करते हैं। इसके अलावा एसएचजी के क्रियाकलाप, बैठक वगैरह में उनके जो लेखा वेखा, उनका जो हिसाब किताब रखना रहता है, उन सब के में भी मदद करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह में मदद करते हैं। अब समूह बन गया, समूह का संचालन होगा, तो समूह में पदाधिकारी कौन कौन होंगे उसके बारे में देख लें। पॉइंट नंबर 4, पदाधिकारी। कौन कौन पदाधिकारी होंगे आपके एसएचजी में? तो एसएचजी में सामान्य तौर पर 3 जो पदाधिकारी होते हैं। एक होता है आपका अध्यक्ष, दूसरा होता है सचिव, और तीसरा कोषाध्यक्ष। औपचारिक रूप से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का जो है लोकतांत्रिक रूप से चयन किया जाता है। पहली बैठक जब भी होती है आपके एसएचजी की, तो वहां पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का जो है चयन कर लिया जाता है। हालांकि जब बैठक होती है, एसएचजी की बैठक होती है, तो हर बैठक में अलग अध्यक्ष का जो है वहां पर फिर अलग अध्यक्ष को अध्यक्षता के लिए चुना जाता है। पर औपचारिक रूप से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये 3 पद जो हैं चुने जाते हैं। अब समूह के कार्य क्या है, यानी एसएचजी का नॉर्मल फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। तो 5वां पॉइंट हम लोग देख रहे हैं एसएचजी के कार्य। तो एसएचजी के कार्य के संबंध में पंचसूत्र एक दिया हुआ है। पंचसूत्र, इंग्लिश में भी उसको पंचसूत्र ही बोलते हैं। उससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि एसएचजी में काम क्या क्या होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी है कि पंचसूत्र क्या है। तो पंचसूत्र की हम बात कर रहे हैं। पंचसूत्र, पंच मतलब 5, क्या क्या पंचसूत्र है। पहला है कि एसएचजी जो है नियमित साप्ताहिक जो है बैठक करेगा। साप्ताहिक जो है नियमित रूप से साप्ताहिक वो बचत करेगा। बचत के अलावा उनमें आंतरिक लेन देन होंगे। चौथा, नियमित जो है ऋण की वापसी होगी। और 5वां कि नियमित जो है लेखा संधारण किया जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। ये 5 सूत्र हैं एसएचजी से रिलेटेड। इसके आधार पर तय किया जाता है कि एसएचजी जो है ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो भी आपका एसएचजी बनेगा वो नियमित साप्ताहिक बैठक करेगा। हर हफ्ते जो है कम से कम एक बार जो है बैठक होगी। बैठक का जो स्थान है वो सदस्यों का घर हो सकता है या फिर कोई सार्वजनिक स्थल हो सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर बैठक करना ठीक है। अगर किसी सदस्य के घर पे बैठक होती है तो ऐसा किया जा सकता है कि जिस भी सदस्य के घर बैठक हो रही है उसी को जो है अध्यक्ष चुन लिया जाए उस बैठक के लिए। तो नियमित साप्ताहिक बैठक होती है। बैठक में क्या किया जाता है? बैठक में जो है चर्चा होती है। आप उसकी अनौपचारिक शुरुआत भी कर सकते हैं, जैसा भी एसएचजी वाले तय करें। जैसे अगर प्रेयर से चालू करना है तो प्रेयर से। फिर उसके बाद जो है हाजिरी होती है, स्कूल स्टाइल में हाजिरी होती है, हाजिरी उनकी लिखी जाती है। उसके बाद चर्चा की जाती है। बहुत सारी चर्चाएं उसमें हो सकती है, जैसे ऋण किसको देना है। अभी वहाँ पे बैठक में तय करेंगे कि चूंकि बचत होती है उनकी, अगला पॉइंट हम देखेंगे, वो बचत करते हैं, ग्रुप जो है आपस में जुड़ते हैं और एक तय राशि जो पहली बैठक में तय कर लेते हैं कितना वो हर हफ्ते बचत कर सकते हैं। तो वो बचत में जो राशि हुई रहती है उसका क्या खर्च किया जाना है। किसी को अगर ऋण के रूप में दिया जाना है किसी सदस्य को, तो किसको दिया जाना है, किस ब्याज पर दिया जाना है, नियम क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें जो है पहली बैठक में तय की जाती है। पहली बैठक में ही अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का भी चयन किया जाता है। उसके बाद ऋण वापसी किसी से अगर लेनी हो, अगर दूसरी तीसरी बैठक में किसी को ऋण दिया हुआ हो तो वापस लेना है, अगली बैठक किसके घर में होनी है,
ऐसी बहुत सारी बातों की चर्चा जो है साप्ताहिक बैठक में होती है। साप्ताहिक बचत होनी चाहिए। अब वो बैठक में, पहली बैठक में जो भी राशि तय हुई रहेगी, हर सप्ताह जो है हर एक सदस्य जो है उतना बचत का पैसा जमा करेगा। नियमित आंतरिक लेन देन होना चाहिए, यानी कि जो भी पैसा आएगा उसको, किसी को भी जो जरूरतमंद है, जो भी सदस्य जिसको पैसे की जरूरत है, उसको ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए। तो वो नियमित रूप से चलता रहना चाहिए। नियमित रूप से ऋण की वापसी, अगर किसी ने पैसा लिया है तो ब्याज सहित उसकी जो वापसी समय समय पर, नियमित इंटरवल पर, अगर साप्ताहिक ही वापस करने का है तो उस इंटरवल पर वापस होता रहे ये। और लेखा संधारण, ये इंपॉर्टेंट है। जिस समय बैठक होती है उसी समय सबके सामने ही ऋण दिया गया, ऋण लिया गया, इस टाइप के जो भी मसले हैं, वो जो भी उनका लेखा बुक है, अकाउंटिंग की जो उसकी बुक है, उसमें चढ़नी चाहिए उसी समय, ताकि पारदर्शिता बने रहे। ऐसा ना हो कि जो बुक कीपर है, जो भी लेखा वेखा लिखता है, वो अपने घर में जाके लिख रहा है अपने हिसाब से, तो खर्चा कितना हुआ, कितना आया, कितना गया, ये सब पर पारदर्शिता बने रहे। इसके लिए जरूरी है कि जो बैठक होती है वहीं पर लिखा जाए लेखा। और जो भी चर्चा वगैरह होती है उसका एक रिपोर्ट वहीं पर लिखा जाता है, जिसको बैठक के मिनट्स बोलते हैं। तो वो भी जो है तैयार किया जाता है नियमित बेसिस पर, यानी जब जब बैठक होती है। तो ये पंचसूत्र हैं जो एसएचजी को करने चाहिए। अब इनसे आपको एसएचजी के कार्य का जो है अंदाजा हो जाता है कि एसएचजी जो है बचत करते हैं, छोटी छोटी बचत करते हैं। जो पैसा उनको मिलता है तो जो भी उनके जरूरतमंद सदस्य हैं उनको वो पैसा लेंड करते हैं, ऋण पे देते हैं। तो जरूरतमंद सदस्य को जो है वो राशि भी मिल जाती है। दूसरा, स्वयं सहायता समूह को उससे ब्याज भी अर्निंग होती है। और इस तरीके से जब वो कोई बड़ा बचत कर लें तो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर, किसी आजीविका के लिए, किसी धंधे वगैरह की शुरुआत करने का भी काम कर सकते हैं। और अच्छा चीज यह है कि 6 महीने तक अगर ये सही से चलता रहे इनका पंचसूत्री कार्यक्रम जो है, तो उसके बाद वो बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये 5 सूत्र पंचसूत्र जो है दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 6 सूत्र, पंचसूत्र के अलावा एसएचजी को 6 सूत्र और दिए गए हैं। वो 6 सूत्र आपको याद रख लें। अन्य 6 सूत्र डे टू डे बेसिस से अन्य 6 सूत्र हैं कि समूह जो है शिक्षित हो, शिक्षित समूह, या समूह बनने के बाद शिक्षित हो, या जो सदस्य हैं वो शिक्षित हो। स्वस्थ समूह हो, स्वच्छ समूह हो। स्वच्छ समूह कहने का मतलब है कि खुले में शौच मुक्त। जो भी उसके सदस्य हैं वो खुले में शौच मुक्त हो, घर में जो है टॉयलेट बने, तो ये सुचिता के लिए है। तो शिक्षित समूह हो, स्वस्थ समूह हो, स्वच्छ समूह हो, नशा मुक्त समूह हो। सुपोषित समूह हो, क्योंकि महिला एसएचजी की बात हो रही है तो अपने पोषण का ध्यान रखें, सुपोषित हो। और ग्राम सभा में इनकी सहभागिता हो, ग्राम सभाओं में सहभागिता, क्योंकि एसएचजी के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में से, हालांकि हमने इसकी चर्चा नहीं की, पर अगर हम उद्देश्य की बात करें एसएचजी के, तो सिर्फ आर्थिक संबल प्रदान करना नहीं है एसएचजी का। इसका है आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सब कैसे आएगा? तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आपस में ही बचत कर रहे हैं, आपस में ही वो ऋण का जो है लेन देन कर रहे हैं अपने ही पैसे से, तो एक तरीके से उनमें आत्मनिर्भरता आएगी। दूसरा, बैठक होगी, नियमित बैठक होगी, उसमें सब लोगों की सहभागिता होगी, सब लोग उसमें भाग लेंगे। अध्यक्ष जो है हर बैठक में बदलते जाएंगे, सबको अध्यक्षता का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से
चर्चा करने में अध्यक्षता करने के कारण उनको जो है आत्मविश्वास आएगा। और चूंकि हम बात कर रहे हैं फीमेल एसएचजी की, तो ये सारे कार्यक्रम अपने बैठक के अलावा बीच बीच में ये एनआरएलएम के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो ट्रेनिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे या इंटरेक्शन प्रोग्राम होंगे, वहाँ पर भी जाते हैं। तो ऐसा करने से उनमें जो है आत्मविश्वास आता है और उनका सशक्तिकरण होता है। तो ये मुख्य उद्देश्यों में से एक है आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण। बाकी आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से संबल होना, वो तो जो है गौण उद्देश्य है। तो आर्थिक सहायता उनको किस प्रकार से मिलती है? एसएचजी को संभालने के लिए, बनने के लिए हो सकता है कि उनकी बचत बहुत छोटी हो, उनके पास अपने डेली दैनिक खर्चे के लिए उनके पास वित्तीय सहायता उपलब्ध ना हो। तो एनआरएलएम की तरफ से या एमओआरडी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से उनको क्या वित्तीय सहायता मिलती है, हालांकि पिछले वीडियो में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो छठवां हम देख रहे हैं वित्तीय सहायता। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने थोड़े विस्तार से चर्चा की थी, संक्षेप में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो वित्तीय सहायता, 4 प्रकार की वित्तीय सहायता हमने देखा था पिछले वीडियो में। पहला है आपका आरएफ, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड। डे टू डे खर्चे के लिए जो है एसएचजीज को दिए जाते हैं, अपनी जो दैनिक जरूरतें हैं, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सकें, इनके लिए जो है रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। किन एसएचजीज को दिया जाता है? जो पिछले 3 माह से एसएचजीज जो पिछले 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे, उनको एक बार दिया जाता है भाई, को एक बार दिया जाता है ये रिवॉल्विंग फंड। कितना होता है ये? 10,000 से लेके 15,000 तक की राशि होती है। दूसरा हम देख रहे हैं सीआईएफ, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये सब के बारे में हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। 60,000 से लेके 1,10,000 तक जो है, के मतलब 1000 देख लेंगे भाई, तो 60,000 से 1,10,000 तक जो ब्लॉक फेडरेशन वगैरह होते हैं उनको दिए जाते हैं कम्युनिटी लेवल पे। एक हिसाब से ये जो एसएचजीज हैं उनको पैर पसारने के लिए, उनको स्थापित होने के लिए मदद के रूप में ये फंड है। तीसरा जो है आपका वीआरएफ है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, यानी भेद्यता न्यूनीकरण फंड। आपात स्थिति में अगर जरूरत पड़ती है उनको फंड की, तो उस कंडीशन में। और चौथा हमने देखा था इस पे लिवलीहुड फंड। तो ये 4 प्रकार के फंड हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। 4 प्रकार के फंड जो है उनको वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। ये तो एक बार के लिए जो भी उनको सहायता दी जाती है। अगर उनको लोन चाहिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आजीविका चलाने के लिए, कोई माइक्रो इंडस्ट्री उनको अगर लगानी हो, सूक्ष्म उद्योग वगैरह लगाना हो, तो उस कंडीशन में वो बैंक से कैसे जुड़ते हैं, उनका बचत खाता किस प्रकार खुलता है, बैंक से ऋण किस प्रकार मिलते हैं, कितना ऋण मिलते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। 7वां, बचत खाते खोलना, एसएचजी के बचत खाते खोलना। तो 1992 में नाबार्ड बना था। 1992 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 1993 में नाबार्ड और आरबीआई ने मिलकर एसएचजीज के लिए बचत खाता बैंकों में खुलवाने का जो है रास्ता खोला। 1993 की बात है। आरबीआई, बैंकों के बैंक, और नाबार्ड ने बचत खाता खोलने का रास्ता जो है साफ किया एसएचजीज के लिए। तो
एसएचजीज जो हैं बचत खाते खोल सकते हैं बैंकों में, किसी भी बैंक में जो है अपना बचत खाता खोल सकते हैं। बचत खाता खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसा कुछ करने हैं, वो सब परीक्षा के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन ये 1993 का ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बचत खाते खोलने का जो प्रोग्राम था, इसको जाना जाता है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के नाम से। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। और समय के साथ ये प्रोग्राम जो है विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस का कार्यक्रम हो गया। विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, क्योंकि बचत खाता खोलने के साथ ही आप बैंक से जुड़ जाते हैं, कुछ समय बाद आप ऋण लेने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, और सूक्ष्म जो वित्त सहायता है माइक्रो फाइनेंस जो है वो बैंक से होने लगती है। तो ये एसएचजी बीएलपी जो है ये बाद में विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम बन गया। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी को हम लोग जो है क्रेडिट लिंकेज भी बोलते हैं। आगे क्रेडिट लिंकेज, क्रेडिट यानी ऋण, लिंकेज यानी बैंक के लिए बैंकों से जुड़ना, ऋण के लिए वित्त के लिए बैंकों से जुड़ना, इसी को हम क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम भी कह रहे हैं, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो बचत खाते खोलने हैं। बचत खाता खोला जाएगा किसके नाम से? एसएचजी के नाम से। खाता जो है वो खोला जाएगा एसएचजी के नाम से। क्या चाहिए इसके लिए एसएचजी के नाम पे? अब रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, कागजात जो चाहिए वो चाहिए एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है एक रिजोल्यूशन यानी कि एक संकल्प पत्र है। बैठक में जो है बैठकर वो एक संकल्प पत्र बनाएंगे कि इस जो उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बचत खाता खोला जाना है इस बैंक में। उसमें लिखा रहेगा कौन कौन जो है पदाधिकारी हैं, उनका नाम रहेगा, उनके सिग्नेचर रहेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है सील ठप्पा रहेगा, और कौन कौन जो है उसका संचालन करेंगे, संयुक्त रूप से संचालन होता है, ये सब रिजोल्यूशन में लिखा होगा। तो ये चाहिए रहेगा, एसएचजी का संकल्प पत्र चाहिए होगा, और जो भी ऑफिस बियरर हैं, जो भी उनके पदाधिकारी उनका चाहिए रहेगा केवाईसी मतलब उनका पहचान पत्र और उनका एड्रेस प्रूफ जो है, जो आजकल एक आधार से काम चल जाता है, उनके फोटो वगैरह चाहिए रहते हैं। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। और इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, इसका जो संचालन होता है खाते का, वो संयुक्त रूप से होता है। कोई दो पदाधिकारी जो हैं संयुक्त रूप से इसमें संचालन करेंगे, जॉइंटली जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। तो इस प्रकार से जो है बचत खाता खोला जाएगा। अब बैंक से जब आप जुड़ गए, कुछ समय बाद जो है आप बैंक से ऋण की सुविधा भी ले सकते हैं। तो ऋण के लिए क्या पात्रता है उसके बारे में हम जाने। 8वां ऋण की पात्रता, यानी कितना लोन जो है उनको बैंक से मिल सकता है, किस आधार पर ये पात्रता तय होती है, किस आधार पर राशि तय होती है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। इसी को हम क्रेडिट लिंकेज बोल रहे हैं भाई, क्रेडिट लिंकेज। बैंक से ऋण के लिए लिंकेज, ये क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो इसके लिए पात्रता बहुत सिंपल है कि जो एसएचजी है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो पिछले 6 माह से जो है सक्रिय हो, पिछले 6 माह से सक्रिय हो। कैसे पता चलेगा? तो जो भी उनका लेखा संधारण होता है, जो भी उनके बैठक के मिनट्स वगैरह लिखे जाते हैं, आप उनका लेखा देखिए, आप उनका बुक देखिए, आपको पता चल जाएगा पिछले 6 माह से सक्रिय हो। तो ये पिछले 6 माह से सक्रिय जो है वो बचत खाता खोलने के दिनांक से नहीं है भाई, ध्यान देंगे। वो जो उनकी लेखा बही है उसके अनुसार पिछले 6 माह से सक्रिय हों। कुछ एसएचजी ऐसे हो सकते हैं कि जो कुछ समय तक अक्रिय रहे हों या नॉन फंक्शनिंग हो। तो अक्रिय एसएचजी जो हैं
अक्रिय एसएचजीज जो हैं वो पिछले 3 माह से सक्रिय हों। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो नया एसएचजी हो, तो नया एसएचजी जो है, जो पहली बार क्रेडिट लिंकेज के लिए आ रहा है, वो पिछले 6 महीने से सक्रिय हो, और अगर कोई अक्रिय हुआ एसएचजी है तो पिछले 3 माह से सक्रिय हो। इसके अलावा पंचसूत्र का पालन करते हो एसएचजी, पंचसूत्र का पालन करते हो। कैसे पता चलेगा? जब आप बुक देखेंगे तो उसमें हाजिरी वगैरह आप देखेंगे, उनका लेन देन वगैरह आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं कि नहीं। और नाबार्ड के अनुसार इनकी ग्रेडिंग होती है। उनके ग्रेडिंग सिस्टम में ए ग्रेड हो। 4 प्रकार के ग्रेड होते हैं, 21 विभिन्न पॉइंट्स में जो है उनकी ग्रेडिंग की जाती है। एसएचजी में संख्या बल कितना है, हाजिरी कितनी होती है, लेन देन कितना करते हैं, सहभागिता कैसी होती है, मिनट्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए ग्रेडिंग की जाती है। तो ए ग्रेड का जो है वो आपका एसएचजी हो, पंचसूत्र का पालन करते हो, नहीं एसएचजी है तो पिछले 6 महीने से सक्रिय हो, और अक्रिय अगर एसएचजी है तो लास्ट 3 महीने से सक्रिय हो। इसके आधार पर जो है उनको ऋण की पात्रता हो जाती है। अब लोन का अमाउंट क्या होगा? 9वां पॉइंट हम देखते हैं। ऋण की राशि, कितना ऋण जो है उनको मिल सकता है। इसको समझने के लिए पहले हम एक दो टर्म्स को समझ लेते हैं। तो जैसे हम जान रहे हैं कि समूह के जो सदस्य हैं वो अपना साप्ताहिक बचत तो कर ही रहे हैं, साप्ताहिक बचत कर रहे हैं, इसके अलावा उनको ऋण से भी पैसा मिलता है। यानी एक तो जो उनकी बचत है, उसके अलावा ऋण जो ब्याज से जो उनको राशि मिलती है, ब्याज की राशि जो उनको मिलती है, उसके अलावा यदि वो कुछ कारोबार वगैरह कर रहे हैं तो अन्य जो आय उनको होता है, अन्य आय या बाहरी आय होती है। इसके अलावा उनको एक बार जो है मिलता है आपका रिवॉल्विंग फंड, आरएफ जो है मिलता है। तो उनका अपना बचत हो गया, ब्याज की राशि जो उनको मिल रही है सदस्यों से, अन्य आय अगर वो कुछ कारोबार कर रहे हैं तो, और रिवॉल्विंग फंड जो उनको मिला है। इन सब को हम एक साथ बोलते हैं कॉर्पस। ध्यान देंगे, इस टर्म्स का जो है यूज होगा, अब कॉर्पस बोलते हैं इसको हम। एक चीज, दूसरा कुछ कुछ चीजें आएगी अभी यहां पर आगे। लोन के प्रकार, तो लोन के प्रकार भी यहां पर आएगा। तो एक होता है आपका सीसी लोन और एक होता है आपका टर्म लोन। इसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट लोन और इसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन। ये दो टर्म्स जो हैं आगे आएंगे, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। टर्म लोन के बारे में आप जानते हैं, पर्सनल लोन वगैरह के बारे में आप जानते हैं, हाउसिंग लोन वगैरह जो आप लेते हैं या उनके बारे में आप जानते हैं। क्या होता है, आपको लोन दिया जाता है एक मियाद तक, इसको हम बोलते हैं मियादी लोन। मियादी, तो एक मियाद दी जाती है, जैसे 5 साल के लिए लोन लिया और रीपेमेंट जो है मंथली होना है, हर महीने। तो ब्याज के साथ जो है एक फिक्स इंस्टॉलमेंट जो है 5 साल तक व्यक्ति जो है हर महीने जमा करते जाएगा। 5 साल में पूरा हो जाएगा, लोन खाता बंद हो जाएगा। ये टर्म लोन में होता है। सीसीएल कैश क्रेडिट लोन या फिर जिसको हम नगद साख बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक लिमिट दी जाती है, आपके इस लोन अकाउंट में एक लिमिट दी जाती है। तो एक होती है लिमिट और एक होता है ड्राइंग पावर, यानी जितना पैसा आप उस लिमिट में से निकाल सकते हो। उदाहरण के तौर पर समझें कि अगर 1 लाख की लिमिट दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 1 लाख की जो है लिमिट दी गई है, इसके लिए डीपी 1 लाख या उससे कम हो सकती है।
जैसे 3 साल के लिए अगर लोन दिया गया, मान के चलिए कि 3 साल के लिए लोन दिया गया, 3 साल के लिए आपको दिया गया सीसीएल लोन दिया गया, कैश क्रेडिट लोन दिया गया। तो इसमें क्या हो सकता है कि हर साल जो है डीपी बदल सकता है। पहले साल मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए का डीपी दिया जाता है, इसका मतलब उस खाते से आप 1 लाख रुपए तक कैश निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे तो कैश निकाल सकते हैं, करेंट अकाउंट की तरह या बचत खाते की तरह। लोन अकाउंट के साथ, टर्म लोन अकाउंट के साथ क्या होता है कि आप उसमें से एक ही बार आपको पैसा मिलता है। 5 लाख का अगर लोन है तो एक बार में 5 लाख आपको मिल जाता है, उस खाते से आप फिर से पैसे नहीं निकाल सकते, उसमें बस आपको अब जमा ही करना है, रीपेमेंट। कैश क्रेडिट में ये होता है कि आप बार बार जो है उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, कभी 1,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कितने तक, जब तक कि उसकी लिमिट है, जितना कि उसका ड्राइंग पावर है। बस करना इसमें आपको ये रहेगा कि 3 साल के भीतर जो है आपको पूरा जो भी लिमिट आपने उठाया है, जो भी पैसा आपको मिला है, वो पूरा ब्याज सहित तो वापस करना रहेगा। जो भी पैसा आप निकालेंगे इस खाते से, जितना भी पैसा निकले रहेगा उस उतने पैसे पर ब्याज लगेगा। और वापसी के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप महीने के महीने जमा करें, आप कभी भी जमा कर सकते हैं, कितना भी जमा कर सकते हैं, तो ये सुविधा होती है। तो ये 2 प्रकार के लोन हम देखेंगे। कॉर्पस की हम बात कर रहे हैं, बचत ब्याज की राशि, अन्य जो आय होती है, और जो रिवॉल्विंग फंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। चलिए अब आते हैं ऋण की राशि पर। ऋण की राशि, तो ऋण की राशि जो है अलग अलग साल में अलग अलग डोज के रूप में दी जाती है। तो सामान्य रूप से 4 डोज, तो उसको हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि फर्स्ट डोज, फिर सेकेंड डोज, थर्ड डोज और फोर्थ डोज ऑनवर्ड, इस प्रकार जो है दी जाती है। नाबार्ड ने ये बोला है, नाबार्ड के अनुसार ऋण की राशि के लिए जो नाबार्ड का गाइडलाइन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, उसके अनुसार बचत और ऋण का जो अनुपात है वो 1:1 से 1:4 के बीच होनी चाहिए। मतलब समझिए कि एसएचजी ने जो भी बचत की हुई हो, उस बचत के बराबर या उसका 4 गुना, यहां तक आप जो है ऋण दे सकते हैं। ये नाबार्ड का गाइडलाइन है, हालांकि बैंक जो है अपने हिसाब से इससे ज्यादा देती हैं। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट डोज की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो डोज जो है वो होगा 6 गुना प्रस्तावित कॉर्पस का। पहला डोज 6 गुणित प्रस्तावित कॉर्पस। प्रस्तावित कॉर्पस का मतलब क्या है कि हम जान रहे हैं कि बचत हो रहा है हर महीने। अगर मान के चलिए कि हर महीने 2,000 की बचत हो रही है, हर महीने अगर 2,000 की बचत हो रही है और 1 साल के लिए ऋण दिया जा रहा है, तो 12 महीने में 24,000 बचत होगी। क्योंकि ये तुरंत नहीं आएगा, ये पैसा अगले 1 साल में आएगा, तो ये प्रस्तावित कॉर्पस है, यानी प्रस्तावित बचत है। इसके अलावा और हो सकता है कुछ, आप अन्य आय वगैरह आपको हो रही है, तो जो भी प्रस्तावित कॉर्पस है, कॉर्पस के बारे में हम देख चुके हैं। बचत, अन्य आय, ब्याज से जो पैसा मिल रहा है वो, आरएफ वगैरह का पैसा। तो एसएचजी का जो भी प्रस्तावित कॉर्पस है उसका 6 गुना ये पहली डोज के रूप में दिया जाता है, या 1 लाख, जो भी कम हो, या 1 लाख जो भी अधिक हो, जो भी अधिक, यानी न्यूनतम 1 लाख तो जो है दिया ही दिया जाना है। तो 6 गुना प्रस्तावित कॉर्पस का। सेकेंड डोज जो दिया जाता है 8 गुना दिया जाता है, 8 गुणित प्रस्तावित कॉर्पस का, या 2 लाख, कंडीशन वही है, जो भी अधिक। तीसरा जो डोज है वो दिया जाता है न्यूनतम 6 लाख, न्यूनतम 6 लाख, या एमसीपी यानी माइक्रो क्रेडिट प्लान के अनुसार। अब ये क्या चीज है, माइक्रो क्रेडिट प्लान।
तो जो भी एसएचजी हैं जो ऋण लेती हैं वो एक प्लान बनाती हैं अपने ऋण से संबंधित। उस प्लान में जो है ये सब ब्यौरा होता है कि कितना उनको ज़रूरत है, किस हिसाब से ज़रूरत है, क्या उनका कॉर्पस वगैरह बन रहा है, क्या प्रस्तावित कॉर्पस है, ये सारी डिटेल जो है उस एमसीपी में माइक्रो क्रेडिट प्लान में होती है। तो उसमें हो सकता है कि 6 लाख से अधिक की मांग की गई हो, तो न्यूनतम 6 लाख या माइक्रो क्रेडिट प्लान जो भी है उसमें से जो भी अधिक हो वो दिया जाता है। और फोर्थ डोज जो होता है, फोर्थ ऑनवर्ड जो डोज होता है वो होता है 6 लाख से अधिक या एमसीपी के अनुसार, 6 लाख से अधिक या एमसीपी के अनुसार, माइक्रो क्रेडिट प्लान के अनुसार जो भी अधिक हो। सारे में कंडीशन वही है, जो भी अधिक हो। तो ये इस प्रकार से पहला डोज, तीसरा डोज, चौथा डोज की राशि जो है इस प्रकार से दी जाती है, डोजेस में दी जाती है। अब इसके वापसी करने का जो समय है, समय सीमा है, वो क्या होगी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। ये नाबार्ड के अनुसार 1:1 से लेके 1:4 आप याद रखेंगे। दो प्रकार के लोन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। एक हमने देखा सीसी लोन और दूसरा हमने देखा टर्म लोन यानी मियादी लोन। दोनों में जो है अलग अलग है। सीसीएल के बारे में ये प्रावधान है, यानी कैश क्रेडिट लोन के बारे में ये प्रावधान है कि ये कम से कम 3 साल के लिए दिया जाएगा। ध्यान देंगे, सीसीएल कम से कम 6 लाख व 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो सीधा थर्ड डोज वाले कंडीशन पे आ जाते हैं हमें, जहां न्यूनतम 6 लाख की बात हो रही है। तो ये होता है 36 महीने में। 36 महीने में जो है इसकी वापसी करनी है सीसीएल, क्योंकि कम से कम 3 वर्ष के लिए दिया जाना है, तो उससे कम लिमिट का है नहीं, और कम से कम 6 लाख रुपए दिया जाना है, तो 1 लाख 2 लाख वाला कंडीशन यहां पर अप्लाई ही नहीं होता। सीसीएल कम से कम 6 लाख का दिया जाएगा, 3 साल के लिए दिया जाएगा, यानी 36 मंथ के लिए दिया जाएगा। इससे ज्यादा यदि होता है सीसीएल जो है तो वो हो सकता है 36 मंथ से लेकर 72 मंथ के बीच में इसका रिपेमेंट रहेगा, यानी 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में इसका रिपेमेंट किया जाएगा। टीएल जो है पहला डोज टर्म लोन यानी मियादी जो लोन है वो दिया जाता है पहला 2 साल से 3 साल के लिए, यानी 24 से 36 मंथ। दूसरा डोज दिया जाता है 3 साल से 4 साल के लिए, यानी 36 से 48 मंथ। चौथा दिया जाता है 4 साल से 5 साल के लिए, 48 से 60 मंथ। और चौथा डोज 60 मंथ से 7 साल यानी 84 मंथ। ये जो है उसका रीपेमेंट पीरियड रहता है। ऋण वापसी की बात हो रही है, टर्म की, कितने समय के लिए लोन, तो ये आप याद रखेंगे। पहला डोज 6 गुना प्रस्तावित कॉर्पस का या 1 लाख जो भी अधिक हो। दूसरा जो है 8 गुना प्रस्तावित कॉर्पस का या फिर 2 लाख जो भी अधिक हो। तीसरा जो है मिनिमम 6 लाख या जो भी उनका माइक्रो क्रेडिट प्लान है उसके अनुसार। चौथा जो है 6 लाख से अधिक या माइक्रो क्रेडिट प्लान में जो भी राशि है जो भी अधिक हो, और ये उनका वापसी किस तरीके से होगी, इस प्रकार हमने ये देखा। 10वां हम लोग देखते हैं कि चूंकि ये सारे ऋण वगैरह एसएचजी के अंतर्गत ये सब जो है हमारे एनआरएलएम के हिस्से हैं भाई, ठीक है, लाइवलीहुड मिशन के हिस्से हैं। तो पहले क्या होता था कि इन खातों पर, इन लोन खातों पर जो है सब्सिडी दी जाती थी सरकार की तरफ से। अब जो है सब्सिडी बंद कर दी गई है, सब्सिडी बंद हो गई है भाई पूरी तरीके से। अब दिया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज सबवेंशन दिया जाता है, ब्याज सबवेंशन, यानी ब्याज की कुछ राशि जो है गवर्नमेंट उठाती है। आपकी जो भी योजना है, परियोजना, जैसे एनआरएलएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनआरएलएम उठाएगा। ब्याज सबवेंशन किस तरीके से होता है कि बैंक जिस
रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जिस परसेंट पर जो है आपको ब्याज देती है, आपको पूरा वो परसेंट नहीं चुकाना होता, बशर्ते कि आप जो है अपना लोन खाता रेगुलर रखे हुए हैं, नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं, समय पूर्व भुगतान कर रहे हैं। वो ब्याज समेसन किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बैंक ने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बैंक का 8% रेट हो, 9% रेट हो, उसको 7% तक लाने के लिए 7% का जो भी यानी डिफरेंस अमाउंट है, यानी बैंक का जो दर है, बैंक का जो ब्याज दर है, उसमें से 7% आप माइनस कर दीजिए। किस लिमिट तक ये मैक्सिमम जो है, अधिकतम 5.5% तक, यानी ब्याज दर जो है बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। मान के चलिए कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि बैंक का ब्याज दर जो है 9% है, तो उसमें 7% आप माइनस कर लीजिए, कितना आता है 2%। 2% गवर्नमेंट उठाएगी या परियोजना उठाएगी। 2% जो एक्स्ट्रा ब्याज आपको लग रहा है वो ब्याज परियोजना उठाएगी, आपके बैंक खाते में वो सीधे जो है जमा हो जाएगा। एक दूसरा, अगर आप नियमित रेगुलर जो है रीपेमेंट करते हैं, समय से पहले रीपेमेंट करते हैं, तो 3% एक्स्ट्रा, यानी समय पूर्व भुगतान पर अतिरिक्त 3% सबवेंशन होना है। तो 7% का आपको ऐसे भी पड़ रहा था, यानी जो एसएचजी जिसने बैंक ऋण लिया हुआ है उसको 7% ही पड़ रहा था। क्यों? 7% से अधिक जितना भी था इंटरेस्ट रेट, उसको तो गवर्नमेंट या परियोजना पहले ही उठा रही थी, तो 7% आपको पड़ रहा था। अब एसएचजी अगर समय पूर्व भुगतान करते हैं तो उसमें 3% का एक्स्ट्रा सबवेंशन है, यानी 7% पे 3% और कम हो गया। तो जो एसएचजी है उनको पड़ता था 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पड़ता था। तो इस तरीके से ब्याज सबवेंशन दिया जाता है, सब्सिडी नहीं दी जाती। तो इसके अंतर्गत जो है उनको लाभ होता है। अगला, ये ऋण तो ले लिए इतने सारे एसएचजी ने जो है, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख से अधिक जो है, 10 लाख से अधिक भी अगर उनका कॉर्पस बड़ा होता है, बचत अच्छे से कर पाते हैं, और जो भी माइक्रो क्रेडिट या जो भी माइक्रो इंडस्ट्री वो चला रहे हैं, वो अच्छे से अगर लाभ होता है तो 10 लाख से ऊपर का भी लोन लेंगे। उस लोन की राशि का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति ने जो है पूरा का पूरा लोन सदस्य आपस में ले गए हैं, और कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है कि कोई जो है टीवी फ्रिज खरीद रहा है। तो जो लोन की राशि जाएगी उसका किस प्रकार से खर्च होना है उसके बारे में भी प्रावधान है। 11वां पॉइंट, ऋण की राशि का उपयोग, किस प्रकार वो उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो सदस्य ही करेंगे ऋण की राशि का उपयोग, कौन करेंगे? सदस्य करेंगे, सदस्यों द्वारा जो है ऋण की राशि का उपयोग किया जाएगा, सदस्यों द्वारा। तो एक तो जैसा मैंने बोला कि वो जो है अपने जो भी दैनिक खर्चे हैं, जो भी उनकी दैनिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी वो पैसे ले सकते हैं। उनको कोई सामाजिक आवश्यकता है, इसके अलावा जैसे घर की मरम्मत वगैरह है, घर की टूट फूट की अगर मरम्मत करनी हो, या उनको टॉयलेट बनवाना हो, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, यानी पर्सनल उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए इसका जो है उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते, अब देखिए शर्त आती है राशि पर। अगर राशि जो है 2 लाख से अधिक हो, ऋण की राशि, जो ऋण ली गई है उसकी राशि अगर 2 लाख से अधिक हो, तब कंडीशन यह है कि कम से कम 50% जो है उस राशि का, ऋण की राशि का कम से कम 50% जो है वो आपके आय सृजन में हो।
आय सृजन या फिर उत्पादक कार्यों में। ऐसा कोई भी काम किया जाए जिससे लाभ होता हो, यानी कि आप उसको कोई धंधे के लिए उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल यूज ही कर रहे हैं। तो उत्पादक कार्य में उसका खर्च होना चाहिए कम से कम 50%, जब राशि 2 लाख से अधिक हो। अगर राशि जो है 4 लाख से अधिक हो, 4 लाख से अधिक अगर ऋण की राशि है, तब कम से कम जो है 75% जो राशि है वो उत्पादक कार्यों में लगनी चाहिए। और अगर 6 लाख से अधिक हो राशि जो है, 6 लाख से अधिक अगर ऋण की राशि है, तो 85% जो राशि है वो उत्पादक कार्यों में लगनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं। अगला 13वां हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट के केस में। डिफॉल्ट का मतलब जो है जो लोन लिया गया है उसका जो वापसी है उसको जो चुकता किया जाना है वो सही से नहीं किया जाता। अब ये 2-3 तरीके से हो सकता है कि या तो एसएचजी डिफॉल्टर हो या उसके मेंबर्स डिफॉल्टर हो। तो इसके बारे में बस आप इतना जान लें कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझकर पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, उनको एनआरएलएम की तरफ से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। एक चीज। दूसरा, जो सदस्य डिफॉल्टर है उसको छोड़कर बाकी जो सदस्य हैं उनको लाभ मिलेगा। उसको छोड़कर बाकी सदस्यों को जो है ऋण भी मिल सकता है एसएचजी की तरफ से। अगर कोई सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के कोई जो सदस्य है उसके परिवार का कोई बंदा अगर डिफॉल्टर होता है तो उससे एसएचजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिफॉल्ट के केस में ये सारी चीजें हैं। अंत में हम देख लेते हैं एसएचजी से रिलेटेड कुछ डेटा। छत्तीसगढ़ में एसएचजी रिलेटेड छोटा सा हम डेटा यहां पर देख लेते हैं। तो एसएचजी है छत्तीसगढ़ में 2,09,636 एसएचजी। मेंबर्स की अगर हम बात करें, सदस्यों की सदस्य संख्या हम बात करें तो एसटी सदस्य हैं इसमें 9,88,647। एससी सदस्य हैं 2,38,234। माइनर्स यानी अल्पसंख्यक हैं इसमें 14,329। और अदर्स हैं इन कैटेगरीज के अलावा 10,09,911। कुल जो सदस्य हैं एसएचजी में छत्तीसगढ़ में वो हैं 22,51,121। सारे के सारे जो डेटा हैं वो एनआरएलएम की साइट से लिए गए हैं, गवर्नमेंट की साइट से। हो सकता है आपके पास जो डेटा हो उस डेटा से वेरी करें। इसके अलावा हो सकता है कि एग्जाम में ना पूछे, पर सबसे ज्यादा जो एसएचजी हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक एसएचजी वो राजनांदगांव जिले में है। मैक्स एसएचजीज आपके राजनांदगांव जिले में है। और सबसे कम जो एसएचजी हैं वो आपके नारायणपुर में। तो ये कुछ डेटा हैं। बाकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो कुछ जानना था एसएचजी के बारे में हम जान चुके हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।